नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अंशिता। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। देर रात तक कार्यवाही चली राज्यसभा की, करीब 4 बजे वोटिंग हुई और उसमें भी पास हो गया वक्फ संशोधन विधेयक, यानी अब उसका कानून बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। लेकिन उसकी लड़ाई अब शुरू हो रही है। वो लड़ाई 2 स्तरों पर शुरू हो रही है। पहली बात तो ये कि इसको कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, डीएमके ने भी कहा है और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर ये कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में ये ठहर नहीं पाएगा क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर सरकार एक बार अब संसद के बाहर अब वो कोर्ट में घिरेगी और इधर बीच अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने इसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा पहले ही कर रखी है। लेकिन इस मुद्दे पर 2 राजनीतिक पार्टियां जो सबसे ज्यादा घिरी नजर आ रही हैं वो है जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी। इन दोनों ही पार्टियों के खिलाफ जो मुस्लिम संगठन है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर ही रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में तो विद्रोह भी शुरू हो गया है और ये माना जा रहा है कि ये चीज पहले से ही तय था कि अगर जनता दल यूनाइटेड समर्थन करता है विधेयक का तो फिर ये स्थिति आनी ही है और वो शुरू हो गई है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा एक और है जो टैरिफ वॉर चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके खिलाफ भारत की खामोशी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त नाराजगी जताई है। संसद भवन परिसर में इसके खिलाफ कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया है और लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने एडजर्नमेंट नोटिस भी दिया है। हालांकि कार्यवाही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्थगित कर दी गई सुबह जब शुरू हुई, लेकिन इस मुद्दे पर भी सरकार घिरी नजर आ रही है और राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही यानी कल ही लोकसभा में इस मुद्दे पर सरकार को बुरी तरीके से घेरा था। लेकिन पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की। किस तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित होने के बाद भी। हालांकि लोकसभा में बहुत ही नैरो मेजॉरिटी से पास हुआ ये बिल, नैरो मेजॉरिटी यहां पर राज्यसभा में भी रही, लेकिन लोकसभा की तुलना में फिर भी स्थिति बेहतर थी। इस पर चर्चा करते हैं। एक बार सुन लेते हैं बिल के पास होने के बाद कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा जब वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। जो कांग्रेस कह रही थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात रखी गई ये और ये मुस्लिमों के फायदे के लिए। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। सर, मणिपुर पे भी आज लंबी डिबेट हुई है। उस पे क्या कहेंगे आप? कहना है कि और देर रात तक देर रात में डिबेट की गई। आप लोग आपने अपनी बात रखी। मणिपुर का है, आपको तो मालूम है, वहाँ तो सैकड़ों लोग मरे, रेप हो गए, घर जले हैं, बच्चों की तालीम खत्म हो गई है, कॉलेज बंद हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं और कोई सुरक्षा वहाँ नहीं है, घर नहीं है। अब ऐसे स्थिति में प्राइम मिनिस्टर उनकी व्यवस्था करने के छोड़ के तुम्हारे जमाने में क्या हो गया था, ये आपने ये किया, इतने दिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने की। अरे मैं पहले ही उनको बोला आप ये बोलेंगे कि आपने कितने बार क्या क्या किया, ये पहले ही कहेंगे। हम बोला वही बोले। इसीलिए देखिए, यहाँ तुलना करने का समय नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रश्न है और वो सॉल्यूशन करने में विफल हो गया गवर्नमेंट। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर जाके तो वक्फ संशोधन विधेयक पर कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी और कोर्ट में जाएगी डीएमके। इसके अलावा तमाम मुस्लिम संगठनों ने भी कोर्ट में जाने की बात कही है। आप एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मणिपुर जिस पर संसद में चर्चा की मांग करते करते विपक्ष थक गया, लेकिन इन 2 दिनों में लोकसभा में भी उस पर चर्चा हुई और राज्यसभा में भी। और चर्चा किस लिए हुई? वहां पर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दिलाने के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चर्चा के दौरान न तो लोकसभा में प्रधानमंत्री थे और न ही
राज्यसभा में। तो खैर वहां मंजूरी मिल गई राष्ट्रपति शासन की, लेकिन मणिपुर का मुद्दा भी एक बार संसद में आ ही गया। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब जिस तरह से कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी है कांग्रेस पार्टी ने, डीएमके ने, दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने और मुस्लिम संगठनों ने, उसको देखते हुए इस विधेयक पर अभी भी आशंकाओं के बादल छाए हुए हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की चर्चा जरूर करेंगे हम लोग। अंशिता, जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह से बगावत कल से ही शुरू हो गया और नेताओं ने यह कहते हुए पार्टी नेता छोड़ रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह से हमारी पार्टी का रुख रहा है, ये जी बिल्कुल जेडीयू में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात विपक्ष भी कर रहा है और जेडीयू के भी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की, जिस पर कल भी हमने समीर जी चर्चा की थी। और उसके बाद से ही नाराजगी देखने को मिल रही थी और अचानक शाम से सबसे पहले कासिम अंसारी ने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद से जैसे इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अभी तक 3 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे दे चुके हैं वो, और लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी जो ये इस्तीफों की शुरुआत हुई है ये थमने वाली नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेडीयू का जो आधार है वो मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में कई मुस्लिम नेता पार्टी में हैं और उसके चलते जब नाराजगी देखने को मिल रही है तो एक के पीछे एक मुस्लिम नेता इस तरह के कदम उठाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कासिम अंसारी ने दिया, उसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव है मोहम्मद तवरेज सिद्दीकी अलीग, उन्होंने भी इस अपने पद से जो इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा और भी कई नेताओं के इस्तीफों की बात निकल कर आ रही है। यानी साफ है कि ये जो शुरुआत हुई है मुस्लिम संगठन की नाराजगी की, अब वो पार्टी के अंदर तक पहुंच चुकी है और अब इसका असर आगे आने वाले चुनावों पर देखने को मिलेगा। और वहीं जिस तरह से ये जो भगदड़ मच गई है पार्टी के अंदर या नाराजगी जो देखने को मिल रही है, इसके बाद अब पार्टी की तरफ से सफाई भी दी जा रही है। पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो हमारे पदाधिकारी है ही नहीं, यानी यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के पास कुछ कहने के लिए अब बचा ही नहीं है। जिस बात का डर भी था नीतीश कुमार को और यही वजह थी कि वो लगातार मुसलमानों को साधने में लगे हुए थे, चाहे वो एनडीए की बैठकों में, ये कहना आपको याद होगा कई महीनों पहले एनडीए की एक बैठक खुद नीतीश कुमार ने बुलाई थी बिहार में, और उस बैठक में उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को साधना है, जाकर आप बताएं कि हमारी जो सरकार है उसने मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया है। ये सारी चीजें वो तभी से उस कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे भी मुस्लिमों को साधना है। उसके बाद इफ्तार पार्टी होना या एनडीए की दूसरी बैठकों से दूरी बनाना, इफ्तार पार्टी में भी जब मुस्लिम संगठन नहीं पहुंचे तब भी वो एक जो ईद वाले मौके पर वो पहुंचे, उस कार्यक्रम में शामिल होने, बाकायदा उनकी तस्वीर भी सामने आई। तो लगातार वो कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके जिस तरह से उन्होंने बिल का समर्थन किया है उनकी पार्टी ने, इसने एक सवाल तो खड़ा कर दिया है। हालांकि इन सबके बीच में जो इसकी वजह निकल कर आ रही है, वो सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है ईडी सीबीआई की अचानक हुई एंट्री। यहाँ पर एक दिन पहले एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, अगले ही दिन उनके करीबी जो संजीव हंस हैं उनके यहाँ एक बार फिर छापेमारी हो जाती है। तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जेडीयू का रुख बदल गया। जी, और जेडीयू का रुख बदल गया या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है, या जेडीयू में नीतीश कुमार की पकड़ ही अब कमजोर हो गई है, या ये भी कह सकते हैं कि पकड़ लगभग खत्म हो गई है। इस बात की आशंकाएं पिछले काफी समय से चल रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए लगातार कदम दर कदम भारतीय जनता पार्टी की शर्तों के आगे झुकते जा रहे हैं कि उनको अभी भी यकीन है कि उनको एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा मुख्यमंत्री पद का, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है। लेकिन अब ये चीजें भी, ये संभावनाएं भी खारिज होती दिख रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको घोषित करने वाली नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। तो नीतीश कुमार ये स्टैंड लेंगे जो अपनी सेक्युलर छवि बनाए रखते थे। अभी अंशिता, कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो उर्दू ट्रांसलेटर्स को प्रमाण पत्र जारी किया था अमित शाह के दौरे से पहले ही, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि नीतीश कुमार अपनी सेक्युलर छवि को बनाए रखना चाहते हैं, वो इसको धूमिल नहीं होने देना चाहते हैं। फिर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन वो कैसे कर गए, जिसको मुस्लिम समाज कह रहा है कि ये हमारे हकों को छीनने वाला ये कानून बनने जा रहा है। सुनते हैं, इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी भी है, उनके विरोधी भी उनके प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं है, जनता दल यूनाइटेड में फैसले कोई और ले रहा है। पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनको सुनते हैं किस तरीके से वो नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं। और केवल वही नहीं बल्कि और भी कई नेता हैं जो नीतीश कुमार की जो इस समय उनका मानसिक स्वास्थ्य है उसको लेकर उनके प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। सुन लेते हैं पप्पू यादव को, बहुत ही लॉजिकल बात कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की अपनी पार्टी पर पकड़ ही अब लगभग खत्म हो चुकी है। देखिए, एक को हम द्वितीय नास्ते,
नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो ST/SC विरोधी हैं, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधी लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए और इसको समझना होगा आपको। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति जदयू को लगातार तलाक के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर भी देखिए एग्रेशन, जो उनके नेता सदन में बोलते हैं, लगता है बीजेपी से ज्यादा एग्रेशन में वही है। बीजेपी कम है, उनके नेता लगता है कि न ज्ञान न कुछ, ठिका लिए हुए हैं सब चीज़ का, गरियाने का, कांग्रेस को, अन्य चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो रही है और यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम कील ठोक लिया। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया। आप इसको समझिए, बीजेपी को खत्म करना था चंद्रबाबू नायडू को, तो उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया कि अब तुम जाओगे कहाँ। नीतीश कुमार जी को फिनिश करना है। देखिए, जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। लेकिन आप इसको समझिए। नीतीश जी को आप राफ साहब पाक साहब बता रहे हैं, एक पार्टी के मुखिया होने के नाते मेरी बात समझिए ना, मर्जी के बगैर हो गया ये आपसे। आपने नीतीश जी का हर आचरण देखो, सेकुलरिज्म में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज किया। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पर एज ए मैन आज भी वो सेकुलर है, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जो स्थिति है, अब नीतीश कुमार जी के हाथ में जदयू नहीं है, आप समझिए। जदयू कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जो बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी उनके साथ है। ये जो 2 नेता इस्तीफा दिया है, भैया ये तो लेट आए, ये तो लेट आए, बहुत देर हो गया, दुरुस्त आए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक भी ऐसे लोग जो EBC के हैं, जो OBC के हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, जो बुद्धवादी और अंबेडकरवादी सोच के हैं, उनको जदयू में अब रहने का कोई जगह नहीं है। क्योंकि वहाँ कंप्लीट रूप से आरक्षण विरोधी लोग, वहाँ पर कंप्लीट रूप से जाति जनगणना विरोधी लोगों का कब्जा हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब जो EBC के बड़े नेता हमारे हैं, अब वहाँ EBC की बात होती ही नहीं है। वहाँ बात बस सिर्फ बीजेपी की होती है, बीजेपी आइडियोलॉजी की होती है। तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से पप्पू यादव कह रहे हैं कि जदयू अब नीतीश के हाथ में है ही नहीं। इसका मतलब जनता दल यूनाइटेड क्या फैसले ले रहा है, नीतीश कुमार उससे उन फैसलों की जानकारी ही नहीं है। ये आरोप पहले भी लग रहे हैं, लगातार आरजेडी नेताओं ने, तेजस्वी ने लगाए हैं, राबड़ी देवी ने, कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में और सरकार में कुछ सुनी नहीं जा रही है। सरकार पीछे से भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, बैकडोर से वो लोग चला रहे हैं, वही लोग फैसले ले रहे हैं और वही लोग नीतियां तय कर रहे हैं किस तरह से क्या कुछ होना है, न सिर्फ सरकार में बल्कि पार्टी में भी। तो ये बड़े आरोप है। और पप्पू यादव की ही तरह आरजेडी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने भी नीतीश की सेक्युलर छवि को लेकर टिप्पणी की है और उनका भी ये कहना है कि नीतीश कुमार का ये फैसला नहीं हो सकता है जो जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में लिया है। सुन लेते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी, आरजेडी के नेता हैं, क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार का क्या आप भविष्य देख रहे हैं इस बिल के पास होने के बाद बिहार में? मैंने पहले भी कहा था कि मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता है। ये अस्वस्थ
नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। तो स्वस्थ नीतीश कुमार नहीं ये निर्णय ले सकते हैं, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है। आरजेडी के नेता हैं और नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और अब एक तरह से इस मुद्दे पर उनको सिंपैथी भी मिलती दिखाई पड़ रही है अंशिता, क्योंकि ये बार बार ये कहा जा रहा है कि और नीतीश कुमार जो अपनी सेक्युलर छवि उन्होंने अब तक बनाए रखी, और आपको याद होगा कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया था तो उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। तो ये इसका मतलब जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेना चाहती है, तो वो चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है समीर जी, कि लगातार चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर करने पर काम कर रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक हम 20 साल का अगर देखें तो नीतीश कुमार ने अपने हाथ में वो पावर रखी कि जिस तरफ वो जाएंगे सरकार उन्हीं की बनेगी। तो इस बार चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी हो, दोनों की कोशिश लगातार यही देखने को मिली है कि कैसे नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर किया जाए, जिससे इस तरह का जो पलटने की नीति उनकी बराबर रही है वो पलटने की उसमें वो ना रह पाए कि वो जिधर जाएंगे सरकार उसकी बन जाएगी। तो पूरी तरह से टारगेट किया गया है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मैटर अगर हम देखें वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया है और एंड बिहार चुनाव से पहले इसको लेकर आया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो नीतीश कुमार को ही होगा, क्योंकि मुस्लिम कोर वोटर था उनका और मुस्लिम कोर वोटर के चलते ही लगातार वो मजबूत बने हुए थे। बीजेपी के ऊपर अगर वो थोड़ा दबाव बना पा रहे थे या बड़े भाई की भूमिका की जो बात लगातार पिछले दिनों वो दोहरा रहे थे कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे, और सीएम फेस को लेकर आप लगातार दबाव बनाने की कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी इस पर आप घोषणा कीजिए। तो ये अगर मुस्लिम इस तरह से छिटकते हैं जैसे मुस्लिम संगठन छिटके, और अब खबर आ रही है कि कई बड़े नेता मुस्लिम नेता जो हैं वो साथ छोड़ रहे हैं, जाहिर है ये सभी लोग अब आरजेडी की तरफ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो सकता है कि जो नीतीश कुमार की वजह से वो 80-20 की राजनीति खुलकर बिहार में नहीं कर पा रही थी, अगर नीतीश कुमार डाउन हो जाते हैं तो हो सकता है बीजेपी वही हिंदुत्व की राजनीति खुलकर फिर वहां पर कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो टाइमिंग है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक चर्चा ये भी चल रही थी कि शायद ये सिर्फ बिल लाया जाएगा हिंदुओं को खुश करने के लिए, लेकिन इस पर पास नहीं कराया जाएगा। जिस तरह से एकदम से बिल्कुल आखिरी समय चल रहा था संसद का, बिल्कुल 2 दिन पहले संसद में लेकर आना, तो इस तरह की आशंकाएं थी कि ये बिल सिर्फ दिखाने के लिए लाया जा रहा है, इसे पास नहीं कराया जाएगा, किसी भी तरह से इसको रोक दिया जाएगा, लेकिन फिर अचानक से आया है। बिल्कुल, जब कॉन्फिडेंस में ले लिया इन दोनों पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी को, तो फिर उसके लिए उन्होंने ऐन मौके पर बिल लाया भी गया और उसको पारित भी करा लिया गया। इसका मतलब जो, और बड़ी बात है कि कुछ संशोधनों की कुछ शर्तें रख रहे थे जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, लेकिन दोनों की कोई शर्तें मानी नहीं गई हैं, क्योंकि जो शर्तें थीं अगर उन शर्तों को मान लिया जाता तो फिर इस विधेयक का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही पार्टियों को झुका दिया। क्यों झुका दिया, अब उस पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन इस विधेयक के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इन्हीं दोनों पार्टियों को बता रहे हैं। और यही नहीं, हालांकि इसको अब चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी जब बिल पास हुआ है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी थोपी जा रही है जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, और ये दोनों पार्टियां अपने को सेक्युलर कहती हैं। सुनते हैं कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, और उन्होंने भी कहा है कि इसको चुनौती दी जाएगी और सबका निशाना जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी यानी नीतीश और नायडू, ये दोनों हैं। सुन लेते हैं मौलाना यासूब अब्बास क्या कह रहे हैं। इस वक्त उन लोगों को वोट चाहिए मुस्लिम, और उनको ये अंदाजा है कि हमारी जमीन पैर से खिसक गई है, लिहाजा फिर अपनी जमीन को पैर के नीचे लाने के लिए मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं। उसके अंदर चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, दोनों ने बुरी तरीके से मुसलमानों का साथ नहीं दिया है। ये बड़े अफसोस का विषय है। तो क्या का दरवाजा खटखटाएंगे? हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, हमारी अदालत उज़्मा है, उसका दरवाजा खटखटाएंगे, देखेंगे वो क्या कहती है। अगर उसने भी हमारी बात नहीं सुनी तो फिर देखा जाएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा हमने पहले कह दिया कि शांतिपूर्वक तरीके से जो भी हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है कानून में, उसके तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल, अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, और पूरी तरीके से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा संसद भवन में भी जाके, और संसद भवन के
बाहर भी पूरी तरीके से जेपीसी को रखा, मगर पूरी तरीके से हमें नजरअंदाज किया गया। अब राष्ट्रपति के पास जाके कानून बन जाएगा, जाहिर बात है, और राष्ट्रपति जी उस पर दस्तखत कर देंगे। हमारा हम देखेंगे संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी हो सकता है वो हम एहतजाज करेंगे, मगर एहतजाज पुरअमन होगा और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। ऐसा एहतजाज होगा ताकि दोबारा कोई इस तरीके की हरकत न कर सके। तो विरोध होगा, कानून को चुनौती दी जाएगी कोर्ट में, यानी संवैधानिक दायरे में जितना हम इसका विरोध कर सकते हैं, मुखालफत कर सकते हैं, वो हम करेंगे। सैयद यासूब अब्बास, ये ऑल इंडिया मुस्लिम शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, कह रहे थे। इसके अलावा राजनीतिक दल भी इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, डीएमके, ये सभी लोग इसको कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट में इस पर क्या होगा, किस तरीके से जो संवैधानिक जो प्रावधान है उनके उल्लंघन की बात कही जा रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आप देख सकते हैं कि कुछ जो तस्वीरें हैं जनता दल यूनाइटेड के विरोध में, वहां पर बिहार में, पटना में कई जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस तरह के पोस्टर और तस्वीरें जारी की जा रही हैं और सीधे तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का व्यक्ति बताया जा रहा है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं पोस्टर हम थोड़ा फुल स्क्रीन पर अगर लेकर आएंगे तो ज्यादा इसको समझना गिरगिट बता दिया गया है। यहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी और जिस तरह से यहाँ पर ललन सिंह ने आगे आकर, हालांकि ललन सिंह को लेकर लगातार इस तरह की चर्चा थी कि वो तो मोदी भक्त हो गए हैं। इससे पहले भी अकेले वो थे जिन्होंने बहुत ज्यादा बखान किया था वक्फ बिल का, जब पहले चर्चा चल रही थी। हालांकि उस समय भी ये खबर आई थी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने, क्योंकि समर्थन नहीं मिल रहा था, जो पार्टी थी सहयोगी पार्टियां और टीडीपी, खासकर टीडीपी ने इसका विरोध किया था, इसलिए उसे जेपीसी के पास भेजना पड़ा था। लेकिन ललन सिंह उस वक्त भी उनका जो रुख था वो ये बता रहा था कि वो वक्फ बिल के समर्थन में है, और इस बार भी ललन सिंह ने आकर ही कहीं ना कहीं तारीफें की हैं और देखा गया कि मोदी की भक्ति में वो लीन नजर आए। जिस तरह के आरोप उन पर अब और ज्यादा लगने शुरू हो गए, क्योंकि आप नोटिस की देखा होगा आपने, जो भी इस्तीफे आ रहे हैं उसमें बाकायदा नाम लिखा है। जितने भी अभी तक मुस्लिम नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़ा है, उसके बाद से उन्होंने इस्तीफे में वो नाखुश नजर आए हैं इधर ललन सिंह के उस बयान से जो उन्होंने संसद में दिया है। इसके अलावा ये पोस्टर देखा जा सकता है, इस पर गिरगिट बता दिया है नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को। उसके अलावा आप देखें कि आरएसएस के जो पोशाक रहती है उसको पहने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर नीतीश कुमार, और बाकायदा टोपी लगी हुई है और पूरी उसी पोशाक में है। उसी तरह से शपथ लेते हुए वही फोटो उनका लगाया और आरजेडी की तरफ से ये फोटो लगाया गया है। मतलब साफ है, इस पर चर्चा चली रही थी कि पूरी तरह से एक मुद्दा उठाकर आरजेडी के हाथ में दे दिया है। और नीतीश कुमार को उनका सहयोगी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का व्यक्ति ही उनको घोषित करने की कोशिश की गई है। ये पोस्टर, ये तस्वीरें, ये सारी चीजें यही बता रही हैं जो पटना में, बिहार में इस समय नीतीश कुमार के लिए बातें कही जा रही हैं। लेकिन इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और नीतीश कुमार को मुस्लिम संगठनों ने, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में अपनी बैठक की थी, विरोध प्रदर्शन किया था, बैठक नहीं विरोध प्रदर्शन था, उसमें सीधे तौर पर कहा था कि आप अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो आप आइए, लेकिन नहीं गए। नीतीश कुमार नहीं गए, उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं गया। और अब तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि हम इस विधेयक का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उसका समर्थन करने में। तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान होगा ही, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट में जब इसको चुनौती देने की बात कही जा रही है तो सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं कि कोर्ट में किस ग्राउंड पर चुनौती दी जा रही है और कितना मजबूत ग्राउंड है जिसके आधार पर कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी जा रही है, डीएमके जा रही है और मुस्लिम संगठन भी जा रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड भी जा रहा है कोर्ट में इसके खिलाफ। तो सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को क्या कह रहे हैं वो। देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का
एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा। इससे मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में ये विधेयक खारिज हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ये उम्मीद जता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। बहुत केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों में इन्होंने पैरवी की है, अभी भी करते हैं। और इनका कहना है कि मुख्य रूप से जो धार्मिक अधिकारों का संरक्षण है, जो संविधान ने दिया है मौलिक अधिकारों के तहत, ये बिल उनका विरोध करता है और इस वजह से ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके आधार पर इसको खारिज किया जा सकता है। और इसको चुनौती देने की बात कही है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और कहा है कि जल्दी ही हम लोग इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। इसके पहले भी हमने जो दूसरे तमाम कानून पारित किए गए थे, चाहे वो CAA हो, चाहे वो और कोई कानून हो, उनको भी हमने उनका विरोध किया था और उसको हमने चैलेंज किया है। इस विधेयक को भी, यानी वक्फ संशोधन विधेयक को भी लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसको जल्दी ही चैलेंज किया जाएगा और मजबूत ग्राउंड भी है, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। और इसके खिलाफ तमाम जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, यानी विरोध प्रदर्शन की तैयारियां कुछ उसी तरह से हो रही हैं जैसे कृषि कानूनों को लेकर हुई थी। तो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ एक देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। तो अब ये कोर्ट और जमीन यानी सड़क से लेकर संसद में तो लड़ाई हार गए और नैरो मेजॉरिटी, जैसा अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि सिर्फ 288 वोट पड़े इसके पक्ष में लोकसभा में और 128 वोट पड़ रहे हैं यहाँ राज्यसभा में। बिल्कुल नैरो मेजॉरिटी 125 चाहिए होता है और 128 मिले हैं और वहाँ भी 272 की जगह पे 288। तो इसका मतलब ये है कि आपका साथ देने वाले जो तमाम सांसद हैं, NDA के घटक दल हैं, उनमें से भी बहुतों ने आपका साथ नहीं दिया है इस विधेयक को लेकर। ठीक है कि जो दो बड़ी पार्टियां थी, जो आपके जिनको कहते हैं कि बैसाखियां थी, उन्होंने साथ दे दिया। तो ये लड़ाई अभी संसद के बाहर भी सरकार के लिए बहुत बड़ी लड़ाई बनने जा रही है, सरकार के खिलाफ। बिल्कुल। अगर हम सबसे पहले हम बात यहाँ दो बड़ी पार्टियों की करते हैं अगर समीर जी, हाँ उन्होंने साथ दिया है, लेकिन किन कंडीशंस के साथ दिया है इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में खुलकर TDP ने अपनी शर्तों को जाहिर किया कि हमारी ये शर्तें अगर ये पूरी नहीं हुई, तो खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब यही था कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो हम देरी नहीं लगाएंगे अपने जो समर्थन है उसको वापस लेने में। और जिस तरह से TDP का रुख अभी तक रहा है मुस्लिम समुदाय को लेकर, वो बहुत ही एक तरह से एक तरफा टाइप है कि वो उधर ही की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दक्षिण में उनकी जो TDP की पार्टी है उसका आधार भी मुस्लिम वोट है और इसीलिए TDP उसे नहीं छोड़ेगी। अब TDP जाएगी तो पीछे पीछे JDU भी उसके जा सकती है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि अभी तक JDU को अकेले अलग होना कहीं ना कहीं खतरनाक लग रहा था उनकी पार्टी के लिए। और जिस तरह से उन्हें ये पता था कि क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने साथ छोड़ दिया है तो महागठबंधन में भी उन्हें CM पद नहीं मिल सकता, इसीलिए कहीं ना कहीं JDU ने अभी थोड़ी देर के लिए शांति रख ली। उन्हें एक तरह से फिर भी NDA में ये उम्मीद है कि शायद उन्हें अभी CM पद घोषित कर दिया जाए, जिस तरह से अमित शाह पहुंचे 29 तारीख को और उन्होंने पहली बार ये बात कही कि नेतृत्व में इनके चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि पहले वो ये भी कहने को राजी नहीं थे। तो इस तरह से कहीं एक उम्मीद नीतीश कुमार को दिखाई दी है। दूसरा, ED CBI को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी तय कि अगर TDP इस तरह का कोई एक्शन लेगी तो JDU उसमें देरी नहीं लगाएगी, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति भी लगभग सेम है, दोनों ही पलटते रहे हैं समय के अनुसार। तो ये सारी चीजें दो बड़ी पार्टी की अगर हम बात करें, वही हम बात करें कि 288 लोकसभा का जो आंकड़ा है वो वाकई में BJP के लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि इससे
से साफ हो जाता है कि वहां पर 292 जब उनके पास सांसद हैं, उसमें से भी सिर्फ 288 ने उनके पक्ष में अगर वोट किया है, तो ये सांसद अगर नाराज हैं, कहीं ना कहीं इसके समर्थन में नहीं है, इसीलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। हाँ, राज्यसभा में थोड़ा सही रही है कंडीशन, लेकिन लोकसभा पर ज्यादा। अब यहाँ पर बात करें हम, संसद के अंदर भले ही हार गई है, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने तय कर लिया है, और उन मुस्लिम संगठनों को पहले ही विपक्ष का साथ था और अब और मजबूती से मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष को ये भी बात समझ में आ रही है कि सत्ता पक्ष के भी लोग उनके साथ खड़े हैं, जैसे कि जेडीयू के कई नेता और सांसद, जो बड़े बड़े पदाधिकारी उनके साथ खड़े हुए हैं। और अगर हम इस्तीफों की बात करें तो इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है और 3 इस्तीफे अभी तक हो चुके हैं। कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दे दी है, मैं जेडीयू की बात कर रही हूं यहाँ पर। और उसके अलावा ये माना जा रहा है कि इन 3 ने जो इस्तीफा दिया है ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे अभी सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल। जनता दल यूनाइटेड में तो ये बिल्कुल बगावत शुरू हो चुकी है, और चूंकि वहां चुनाव भी है तो ये पार्टी के लिए बड़ा झटका है। अब देखना है कि क्या होता है। ये देख रहे हैं स्क्रीन पर हम, ये संसद भवन परिसर का है, और यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो इसमें नारेबाजी कर रहे हैं, और इनकी मांग है कि संसद में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, छेड़ रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जिनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मित्र बताते हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ भी टैरिफ को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है। उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। इसको लेकर एक एडजर्नमेंट नोटिस भी दिया है मनीष तिवारी ने, जो लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। उस पर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को भी लेकर विरोध हो रहा है, और ये लड़ाई अब पहुंच रही है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली है और सड़कों पर भी पहुंचने वाली है। संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो वक्फ संशोधन विधेयक को किस तरीके से मेजॉरिटी का दुरुपयोग किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, ये विपक्षी नेताओं का आरोप है। संजय राउत को भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक तरफ राष्ट्र को नुकसान है, वहीं राष्ट्र में एक बिल पास हुआ है कल राज्यसभा से, सर उसके ऊपर एक बात। देखिए, राष्ट्र के लिए ऐसी इस प्रकार की बिल जो होते हैं वो व्यापार और धंधे से कम नहीं होती। जिस प्रकार की सरकार यहाँ है, नाम तो लिया है मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करने का, जमीनों की रक्षा करने का, इसलिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाया, लेकिन बेसिकली उनका लक्ष्य है 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, ज्यादा जमीन है, उनके ऊपर उनका ध्यान ज्यादा है। पूरे देश पे तो आज लूटमार चल रही है, लूटपाट चल रही है, अब और लूटेंगे। तो कह रहे हैं, सीधा आरोप है कि इस विधेयक को लाने का मकसद यही है कि देश की जो ज़मीनें हैं, वक्फ की जो ज़मीनें हैं, उनको लूटा जाएगा। कृषि कानून इसीलिए लाया गया था कि अपने लोगों को ज़मीनें दी जा सकें। बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनको कैसे हथियाया जाए। तो जब कृषि कानून को वापस लेना पड़ गया, तो अब वक्फ के ज़रिए जो वक्फ की ज़मीनें हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर अब एक कानून लाया गया है, और इसका मकसद ये है कि किस तरह से ज़मीनों को हथियाया जाए और उसको अपने लोगों को दिया जाए। ये विपक्ष का कहना है। संजय राउत भी यही कह रहे हैं। एक बार सुनते हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को। ये सारे नेता राज्यसभा के सदस्य हैं, चाहे संजय राउत हो चाहे मनोज झा हो। इन लोगों ने देर रात तक जो चर्चा चली है उसमें भागीदारी की है, और मनोज झा का भाषण भी बहुत चर्चित रहा है। जबरदस्त तरीके से उन्होंने तर्क रखे हैं, बहुत सारी अक्सर जो मुद्दे होते हैं उन पर अपनी बात रखते हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या बोला है मनोज झा ने, सुन लेते हैं। जो है वो राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इसी संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे, बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही, कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉस की तरह ना हो।
तो बहुमत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं कि आपका संख्या बल है तो वो आपको मनमानी करने का अधिकार नहीं देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यही बात अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद, और कह रहे हैं कि बहुत ही मजबूत ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का और इस आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट इसको नलीफाई कर सकता है, यानी इसको रद्द कर सकता है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता जो मिली है संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत, ये उनका उल्लंघन करने वाला है ये विधेयक, और इसलिए बहुत ही मजबूत आधार है इसको चैलेंज करने का और सुप्रीम कोर्ट के पास इसको खारिज करने का एक बड़ा आधार है। इसको लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन राजनीतिक दलों में जो एक दिखाई पड़ रही है सबसे ज्यादा बेचैनी, वो जनता दल यूनाइटेड को सामना करना पड़ रहा है उसका, क्योंकि उसके तमाम नेता पार्टी को धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनाव हैं और ये पार्टी इस स्थिति में अगर इसका सामना करते करते कहां पहुंचेगी, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, और अभी जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला है वो नहीं थमने वाला है। उसमें एक और अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है समीर जी, कि 2 और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। मतलब 3 पहले ही थे, 2 और मुस्लिम नेताओं ने छोड़ दी, यानी 5 मुस्लिम नेता अभी तक पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके अलावा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, जो कल से ही ये बात दोहरा रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर करेंगे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी हमेशा से मुस्लिम विरोधी पार्टी रही है और नीतीश कुमार ने भरोसा तोड़ा है। ये तमाम मुस्लिम नेताओं का कहना है कि वक्फ बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार ने हमारा और साथ ही उन तमाम मुस्लिम लोगों का भरोसा तोड़ा है जो अभी तक भरोसा करते आए हैं। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है, अगर हम आंकड़ों पर भी नजर डालें तो 90 के दशक में एक तरफा जो मुस्लिम वोटर था वो राजद की तरफ जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें जेडीयू की एंट्री हुई और फिर राजद से वोट शिफ्ट हुआ जेडीयू में, यानी मुस्लिमों की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पसंदीदा अगर कोई बनी बिहार में तो वो जेडीयू बनी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वक्फ बिल आना और उसमें जेडीयू का उसका समर्थन कर देना और बिना किसी शर्तों के करना, क्योंकि ललन सिंह के बयान में कहीं भी इस तरह की एक लाइन भी नहीं बोली गई कि हमने जो सरकार से अपील की है उसे सरकार लागू करे, ना ही राज्य सरकारों जैसी, क्योंकि टीडीपी का जो बयान है उसमें साफ कहा गया कि राज्य सरकारों को लचीलापन दिया जाए, लेकिन जेडीयू की तरफ से साफ सिर्फ समर्थन कर दिया गया और साफ में यह भी कहा गया कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। तो इससे मुस्लिमों में नाराजगी ज्यादा बढ़ी है और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये बिल आना और उसका जेडीयू की तरफ से समर्थन करना जेडीयू के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका फायदा आरजेडी को बहुत अच्छे तौर पर मिल सकता है। करीब 15 सीटें हैं, 12 से 15 सीटें, जिस पर जेडीयू के मतलब मुस्लिमों के नाराज होने से फायदा आरजेडी को हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसको लेकर एक बहुत ही नाराजगी है मुस्लिम मतदाताओं में और वो अपने को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जिस पर हम भरोसा करते आए उन्होंने ऐन मौके पर किस तरह से धोखा दिया है। अब ये अलग बात है कि ये नीतीश कुमार ने दिया है, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में कितनी चलती है क्या है ये देखने वाली बात है, लेकिन पार्टी ने तो उनका जो उनका साथ नहीं दिया, इसमें कहने में अब उनको गुरेज नहीं है और उसके पीछे कारण चाहे जो हो। और अगर ये कारण है कि उनकी पार्टी में उनकी चलती नहीं है तो पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं देते हो, तो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा नुकसान जनता दल यूनाइटेड को होता दिख रहा है। हालांकि हलचल मची हुई है तेलुगु देशम पार्टी में भी, लेकिन चूंकि वहाँ अभी चुनाव हुए ही हैं और अभी दूर हैं, 4 साल बाद चुनाव होंगे, तो वहाँ उतनी ज़्यादा नेताओं की नाराज़गी सतह पर नहीं दिख रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से बिखराव की तरफ दिखाई पड़ रहा है और नीतीश कुमार को की सेक्युलर जो छवि है उस पर सवाल उठाते हुए पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तमाम नेता छोड़ रहे हैं। और इधर संसद भवन परिसर में यूएस के अमेरिका का जो टैरिफ रेट है, जो घोषणा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। एक बार सुनते हैं गौरव गोगोई जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लोकसभा में उपनेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। राहुल गांधी ने भी लोकसभा में सरकार से बयान देने की और सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनते हैं गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी वो बता रहे हैं। जिस वक्त अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था आज संकट में है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकन टैरिफ्स पर अपनी एक मौन व्रत शुरू कर दी और आज इसीलिए सारे विपक्षी दल सदन में आके विरोध जता रहे हैं।
कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप अपना मौन व्रत तोड़ो, क्योंकि जो अमेरिका के टैरिफ्स आए हैं लगभग 26%, 27%, वो हमारे कृषि क्षेत्र पर, हमारे छोटे उद्योग पर, जो हमारे जेवर के व्यापार करते हैं, जो केमिकल्स के फैक्ट्री जिन्होंने बैठाई हुई है, जो छोटे छोटे खिलौने और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाते हैं, जो जिनकी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां हैं, आज ये सारे जो चीज एक्सपोर्ट होते हैं उस पर अमेरिकन की 27% टैरिफ बहुत ही एक नकारात्मक प्रभाव रखेगा। आज हमारा बाजार आज उलट पुलट हो चुका है। जिस बाजार में हमारे मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई बाजार में निवेश की ही है, आज उनके पैसों की चिंता हमें है। आज सोने का दाम बढ़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने जो उनकी सोने की जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी वो उन्होंने खत्म कर दी। तो आज जो एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों? तो प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों? अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लगातार शेयर मार्केट में इस घोषणा की आशंका को देखते हुए पहले से ही गिरावट का दौर जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। प्रधानमंत्री देश में भी नहीं है, इस समय थाईलैंड गए हुए हैं और उनसे बात चर्चा की मांग की जा रही है, स्पष्टीकरण की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। हालांकि भारत को डिस्काउंट दिया है, लेकिन फिर भी 26-27% टैरिफ की घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और सरकार की ओर से उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है, जबकि दुनिया के तमाम देश इस पर अपनी सख्त आपत्ति ही नहीं जता चुके हैं, बल्कि उन्होंने इसका उसकी जिस तरह से इन्होंने टैरिफ लगाया है तो उन्होंने पलटवार किया है और ये कहा है कि अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे, यानी जवाबी कार्रवाई की है। भारत की तरफ से अभी तक उसका अध्ययन किया जा रहा है, सिर्फ ये बयान आया है आधिकारिक तौर पर। इसको लेकर प्रदर्शन जारी है, कांग्रेस पार्टी का विरोध लगातार जारी है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी अब नई लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है। संसद के बाद अब इस पर सड़क पर लड़ने की तैयारी और कोर्ट में लड़ने की तैयारी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड इस मुद्दे पर पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह से अभी हमने जानकारी दी कि 2 और इस्तीफे हो गए हैं, उस तरह से अभी और जानकारी आ रही है अंदर खाने से कि और ज्यादा इस्तीफे होने वाले हैं। और एक पार्टी ने खुलकर, जो मुस्लिम समुदाय है, वो मुस्लिम जितने भी नेता हैं वो एकजुट होकर अब नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हो गए हैं और ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि इसके लिए वो पहले से ही जानते थे, पर कहा यह जा रहा है कि उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया कि वो इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा कि आरोप आरजेडी की तरफ से भी लगाया जाता रहा, लगातार तेजस्वी यादव ये बोलते रहे कि नीतीश कुमार का तो कंट्रोल ही नहीं रहा है, ना जेडीयू पर और ना ही सरकार पर। वो सिर्फ एक नाम के सीएम है और रिमोट उनका अधिकारियों के हाथ में है, रिमोट उनका दिल्ली में बैठे लोगों के हाथ में है। बीजेपी पूरी पार्टी को कंट्रोल कर रही है और इसके साथ उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि जेडीयू को खत्म करने के लिए बीजेपी काम कर रही है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वो तमाम आरोप सही साबित हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी तरह से जेडीयू को खत्म करने की एक अच्छी रणनीति पर काम किया और अभी तक बीजेपी उसमें कामयाब होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी उसमें कामयाब होती दिखाई दे रही है, यानी जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से बिखराने में कामयाब होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ तमाम नेता ऐसे हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ इस विधेयक का समर्थन करने के कारण कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है। जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तब तक 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था, 2 और बढ़ गए हैं और इस बीच लगातार इसकी खबरें आ रही हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है वो नीतीश कुमार की पार्टी पर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से बिखर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने वाले नेता क्या पार्टी को चलाएंगे, बचाए रखेंगे, या फिर
कुछ और होगा, पार्टी का विलय करेंगे, पार्टी को खत्म कर देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पप्पू यादव का वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस दिन चुनाव खत्म होंगे उस दिन 5 बजे के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बहुत ही उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। एक बार सुनते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन क्या कह रही हैं। आज राज्यसभा में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, कल लोकसभा में हुआ था, क्या कहेंगे इस विषय पर, कैसे? देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि ये पास हुआ, उनके पास मेजॉरिटी थी, लेकिन ये देश के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, और वन नेशन वन लॉ की हम बात करते हैं वो उसके हित में नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर सरल तरीके से समझा जाए तो सरकार कानून बनाती है, सरकार लोगों को जो आपको योजना है उसको बनाती है, और ये एक तरह का कम्युनिटी का एक दूसरे को हेल्प करने का होता है। उसी तरह से वक्फ बोर्ड है, उसी तरह हमारी ट्रस्ट होती हैं, उसी तरह हमारे गुरुद्वारे होते हैं, उसी तरह हमारे चर्च होते हैं। आज जिस तरह से आपने इंटरफेरेंस किया है और बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए हैं जो वाजिब नहीं थे, जिसमें आपने उनके वक्फ बोर्ड में आपने अदर कास्ट को इन्वॉल्व किया है, ठीक है, आपने हाई कोर्ट को इन्वॉल्व किया है जो पहले भी था, आप 2 महिलाओं की बात कर रहे हैं जो महिलाएं पहले भी थी, लेकिन क्या आपने जिस नियत से इस वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किया है उससे ये नहीं दर्शाता है कि आप हेल्प कर रहे हो, उससे तो ये दर्शाता है कि कल आज एक कम्युनिटी पर कोई टारगेट कर रहे हो, तो क्या कल कोई लंगर करा रहा है तो क्या सरकार बताएगी कि क्या खिलाना है, कि लड्डू खिलाना है कि हलवा खिलाना है? चर्च में अगर कैंडल जल रहे हैं तो क्या सरकार बताएगी कि नहीं कैंडल नहीं, आपसे दिए जलेंगे? तो ये एक तरह का कम्युनिटी का एक दूसरे को जो हेल्प करने का लोग तय करते हैं, ये उसका इंटरफेरेंस है। ये आगे के भविष्य के लिए, इस देश के लिए सही नहीं है। आज आपने माइनॉरिटी को टारगेट किया है, कल आपको किसी और को भी टारगेट कर सकते हैं। ये जो परंपरा है ये देश के हित के लिए नहीं है। तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट करना है और संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग करना है, ये लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं। रंजीता रंजन को हम लोग सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, वही बात वो भी कह रही हैं। यानी आपने बहुत ही एक कह लीजिए कि नैरो मेजॉरिटी के साथ उस विधेयक को पारित किया है, लेकिन मेजॉरिटी तो खैर मेजॉरिटी है, पास तो हो ही गया है, पर इसकी लड़ाई अभी कमज़ोर होती दिखाई नहीं पड़ रही है। इसको अब इसका देशव्यापी विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ होने की तैयारी हो रही है और कोर्ट में भी इसको ले जाने की तैयारी हो रही है। तो सरकार के लिए अभी मुसीबतें इस विधेयक को लेकर कम नहीं है, लेकिन अभी की स्थिति में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इसको पारित करा लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी भले बिखर रही है, नीतीश कुमार जानबूझकर बिखरते हुए क्यों देख रहे हैं अपनी पार्टी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उनकी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है और तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, इन दोनों पार्टियों के लिए बड़े राजनीतिक नुकसान की आशंका दिखाई पड़ रही है। एक बार सुनते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा है। जो पार्टियों में अगर देखा जाए तो ज्यादातर पार्टियां विपक्ष में हैं और ये सभी पक्ष में नहीं थे इस वक्फ बिल के, क्योंकि जो मेंबर्स जो कमेटी के थे, वक्फ कमेटी के जो मेंबर्स थे, जो सुझाव उन्होंने रखे गए थे, उनके द्वारा रखे गए थे कमेटी में, तो एक भी सुझाव माना नहीं गया और सरकार ने मनमाने तरीके से इसको हाउस में पास कराया। और इसी के साथ जहां 2 बजे तक ये चर्चा चली, जहां सरकार ये दिखावटी मुखौटा दिखाना चाहती थी कि रात को 2 बजे तक चर्चा चली, और उसके बाद 3 बजे लगभग 2:30 बजे से मणिपुर पर चर्चा हुई जहां प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है। तो इतनी रात को 2:30 बजे 3 बजे मणिपुर पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी, जब पूरा विपक्ष एक मत होकर कह रहा था कि हमें मणिपुर पर चर्चा चाहिए, जब वहां की परिस्थितियां बिगड़ रही थी, जहां सरकार को पता था कि परिस्थितियां मणिपुर की सही नहीं है, उसी समय आर्मी को टेक ओवर देना चाहिए था, तब सरकार ने कदम नहीं उठाया और अंततः सरकार को प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा। लेकिन कितनी जानें गंवाई गई, कितनी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, कितने बच्चों की हत्याएं हुई, तो इस सब के लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं ये वक्फ बिल लाकर देश में का जो सौहार्द है इसको बिगाड़ने के नियत से कहीं ना कहीं वक्फ बिल लेके आए हैं। और कहीं ना कहीं जो वक्फ बिल आया, ये खाली जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के अंदर
उस पे नजर रखते हुए बिल आया है कि उस प्रॉपर्टीज का ये अपने उद्योगपतियों को, अपने दोस्तों को कैसे दे। मैम, क्या आप लोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, चुनौती देंगे? ये राष्ट्रीय जी का फैसला रहेगा और क्योंकि अभी आपने कांग्रेस ने भी करा है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी ने भी कहा है, हमें उम्मीद है कि इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो ये अपने लोगों को वक्फ की ज़मीनें सौंपने का एक तरीका है, इसलिए इस विधेयक को पास किया गया है, ये कानून बनाया गया है, ये कहना है डिम्पल यादव का, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध संसद के बाद भी जारी है। लगातार राजनीतिक दलों की ओर से भी और तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उनकी ओर से भी इसका विरोध जारी है। लेकिन जो सबसे बुरी खबर आ रही है वो जनता दल यूनाइटेड के लिए आ रही है, नीतीश कुमार की पार्टी के लिए। जी बिल्कुल। और अभी जो क्या कहते हैं, लगातार ये जो कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अब उन्होंने ही कह दिया है कि जिस तरह से कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था उसी तरह वक्फ संशोधन बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। यानी एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। हालांकि उसमें कोई वो शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन होगा, ये लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है। और कृषि आंदोलन भी आप जानते हैं वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जिसको हटाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए गए सरकार की तरफ से और आखिरकार मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। और अब इसी तरह से तमाम मुस्लिम संगठन एकजुट हो जाते हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि विपक्ष का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है और सिर्फ विपक्ष का ही नहीं, सरकार के अपने लोगों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। और ये भी कहने में कोई बहुत ज्यादा हिचक नहीं होगी, या हो सकता है कि वहां पर जब मुस्लिम संगठनों को एकजुट देखें, विपक्ष को एकजुट देखें और अपने ही लोगों को एकजुट देखें, तो उस वक्त टीडीपी और जेडीयू भी कहीं हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े हो जाएं। तो उस स्थिति में हो सकता है कि कृषि कानून की तरह सरकार को वक्फ बिल भी वापस लेना पड़ जाए। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होने की तैयारी तो पूरी तरह कर ली गई है विपक्ष की तरफ से। इसका सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने की बात कह दी गई है और राजनीतिक दल भी इसको चैलेंज कर रहे हैं, न केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम संगठन इसकी बात कह रहे हैं। सीधे तौर पर डीएमके ने, कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ऐसा हो सकता है वो भी करे या फिर इनके साथ में ही रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले में जिस तरीके से एकजुट दिखाई पड़ा है उसको देखते हुए ये साफ है कि यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष रहा कि इंडिया गठबंधन की मजबूती, और यही नहीं, मजबूती नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का साथ देने के लिए कुछ और भी पार्टियां सामने आई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पार्टी रही उड़ीसा की बीजू जनता दल। बीजू जनता दल के सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। और ये तस्वीरें, ये वीडियो हम लगातार विजुअल्स देख रहे हैं, एक बार इसको हम फुल स्क्रीन पर देखेंगे, सुनेंगे ये क्या हो रहा है। ये संसद भवन परिसर का है जहां अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ भारत की खामोशी, उस पर जो भारत की खामोशी है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और सरकार से वक्तव्य देने की मांग की जा रही है। देखते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरह से नारेबाजी हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इसमें, तमाम लोकसभा और राज्यसभा के, और ये अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी के मामले में भारत की खामोशी जिस तरह से है, प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं और ना ही उस पर संसद में चर्चा की अनुमति दी जा रही है। बार बार चर्चा के लिए एडजर्नमेंट नोटिस दिया गया, कई बार उसको खारिज कर दिया जा रहा है। तो किस तरीके से ये नारेबाजी हो रही है, एक बार इसको देखते हैं। ट्रंप के आगे झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? मेरी बात जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ। सदन में आओ, सदन में आओ। ट्रंप से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? ट्रंप से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? प्रधानमंत्री चुप्पी खोलो। चुप्पी खोलो। ट्रंप के आगे झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? मेरी बात जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ। सदन में आओ, सदन में आओ। ट्रंप से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? ट्रंप से डरते क्यों? तो मांग की जा रही है प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे। प्रधानमंत्री तो पूरी चर्चा के दौरान गए ही नहीं, विदेश रहे। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा वोटिंग के साथ पारित हुआ, लेकिन वोट डालने भी नहीं पहुंचे। और इस बीच मणिपुर पर भी चर्चा हो गई और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी भी ले ली गई, उस पर भी प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं रहे और देर रात ये मंजूरी ली गई, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि जानबूझकर उसके लिए रात
रात का समय रखा गया ताकि सांसद कोई हो ही ना, ज्यादातर लोग ना रहें और इस बीच उसको मंजूरी ले ली जाए, ध्वनिमत से उसको पारित करा लिया जाए। लेकिन मणिपुर पर चर्चा की मांग तो लगातार जारी है, अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि मणिपुर में अशांति में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। राष्ट्रपति शासन के बावजूद वहां आए दिन वायलेंस की खबरें, लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो राजनीतिक दलों का रुख है और जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि पार्टी को बिखराव से कैसे बचाया जाए, उस पर भी नीतीश कुमार की खामोशी, कहीं उनका एक भी बयान न तो इस वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, न ही उसके विरोध में दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में जो आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि ये उनका स्टैंड नहीं हो सकता है, पप्पू यादव कह रहे हैं जो निर्दलीय सांसद हैं कि नीतीश कुमार का ये निर्णय नहीं हो सकता है वक्फ संशोधन विधेयक पर जो उनकी पार्टी ने निर्णय लिया है। इसका इन सारी चीजों के, इन सारे बयानों की पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई बयान अब तक नहीं दिखाई पड़ा है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की चुप्पी ने और ज्यादा कई सवाल खड़े कर दिए और उसी का नतीजा है आरजेडी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया। हमने वो पोस्टर भी दिखाया था समीर जी, जिस पर उन्हें बाकायदा गिरगिट कहा गया है, उन्हें ये बता दिया गया है कि अब वो आरएसएस के हो गए हैं। उनका एक पोस्टर बनाया गया जिसमें उन्हें आरएसएस की पोशाक में ही दिखाया जा रहा है, वही काली टोपी लगी हुई है। शपथ जिस तरह से देख स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनके 3 फोटो लगाए गए हैं और जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया है वो उनके आरएसएस वाले जो पोशाक में किया गया है, जिससे ये बताने की कोशिश की गई है जो ये इफ्तार पार्टी करते हैं या ईद में शामिल होते हैं, ये सब मुस्लिमों को पागल बनाने का और उनको बेवकूफ बनाने का सिर्फ एक जरिया है और कुछ नहीं है। वो अंदर से, मन से वो पूरी तरह आरएसएस के हो चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन देकर मुस्लिम समुदाय के साथ धोखा किया है, उन्हें ठगा है। ईद में टोपी पहनकर, टोपी पहनने वाले वक्फ पर धोखा दिया है और एनआरसी पर भी वही किया था और इसी को लेकर अब आरजेडी उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। बैठे बिठाए आरजेडी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया, यानी पहले अभी तक मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे थे नीतीश कुमार के, पहले ही ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये मैसेज पहुंचाने में लगी हुई थी आरजेडी की अब नीतीश कुमार सही नहीं है जनता के लिए। अब ऐसे में वक्फ संशोधन बिल पर चुप्पी साध कर नीतीश कुमार ने और आरजेडी को ये बड़ा मुद्दा दे दिया है कि नीतीश कुमार अब तो मुस्लिम समुदाय के लिए तो ज्यादा बड़ा खतरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बातें हैं और उनकी जो सेक्युलर छवि है उसको एक बड़ा आघात लगा है और जिस तरह से बताया जा रहा है विपक्षी दल भी और उनकी पार्टी के अपने नेता जिस तरह से उनकी इस छवि को एक छद्म बता रहे हैं, यानी ये सब दिखावटी चीजें थी, उसको लेकर उनकी भी अपनी छवि और उनकी पार्टी, सबसे बड़ी बात यह कि उनकी अपनी पार्टी पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पार्टी के नेता धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं और इधर बीच इस संशोधन विधेयक को, वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, डीएमके पहले ही कह चुका है और कई मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं। एक बार अभिषेक मनु सिंघवी को भी सुनते हैं कि क्या कहा उन्होंने, किस आधार पर कौन से मजबूत आधार हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट इसको, इस विधेयक को खारिज कर सकता है, इसको नलिफाइड घोषित कर सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी को सुनते हैं। जी सर, देखिए ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में, तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है, ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का,
मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा, इससे मैं इसकी भर्त्सना। तो बहुत मजबूत ग्राउंड है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक घोषित कर देगी, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, उनका सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और कांग्रेस पार्टी, डीएमके और कई मुस्लिम संगठन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो इस विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो अब लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बावजूद इस विधेयक को लेकर सरकार घिरी हुई है और इस विधेयक के निरस्त होने या खारिज होने की संभावनाएं भी कमजोर नहीं दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी मजबूत ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभिषेक मनु सिंघवी खुद कानून के बड़े जानकार हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन गहरा आघात नीतीश कुमार की पार्टी को लगा है, जहां बहुत बड़ी गति से बिखराव होता दिखाई पड़ रहा है। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। अब मुझे और अंशिता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।